कक्षा 12वीं के समस्त छात्राओं का हेलो बागबाहरा हमर बागबाहरा स्थानीय चैनल के एक विशेष मुहिम, विशेष मार्गदर्शन कक्षाएं में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम रसायन विज्ञान विषय के बारे में कक्षा 12वीं के कुछ विशेष बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपनी पुस्तक लेकर आप तैयार हो गए होंगे। जैसा कि हमको पता है कि हमारे रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री विषय में पहला जो हमारा यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो यूनिट एक सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था के हम इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक पे है तो हम बहुत डिटेल में ना जा करके ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनके परीक्षा में आने की संभावनाएं अत्यधिक है। तो सबसे पहले तो चूँकि हमारा चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, तो हम चर्चा करेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। पदार्थ जो होता है उसे उनमें उपस्थित अवयवी कणों की गतिशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। जो ठोस अवस्था रहता है उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, वो केवल अपने माध्य स्थिति पर दोलन करते हैं। लेकिन द्रव एवं गैस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वे मूवेबल होते हैं। उनके बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो उतना मजबूत नहीं होता, जिसके कारण से द्रव एवं गैस में जो अवयवी कण हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। परंतु जो ठोस होता है उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं। तो ठोस किसे कहते हैं अगर हम ये बात कहें तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है और जिनका द्रव्यमान निश्चित होता है, साथ में उनका आकार भी निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। साथ में उनके अवयवी कण जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं, और उनके अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, जिस आकर्षण बल से जो अवयवी कण बंधे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उसे हम ठोस कहते हैं। और द्रव और गैस इससे थोड़े अलग होते हैं। उनमें अवयवी कण जो होते हैं उनके मध्य जो है आकर्षण बल उतना प्रबल नहीं होता, जिससे अवयवी कण जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस में वो आकर्षण बल जो है बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है, इसलिए अवयवी कण जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं और पास पास नहीं होते। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं, पहला जिनका आयतन निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, साथ में उनके अवयवी कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, उनके मध्य जो आकर्षण शक्ति होता है वो प्रबल होता है। ठीक है, तो ये ठोस की परिभाषा हो गई। ठोस जो होता है उसको मेनली 2 भागों में बांटा गया है। क्योंकि हमारे पाठ का नाम है ठोस अवस्था, तो सबसे पहला आईएमपी क्वेश्चन ये है, 12th में आता है कि क्रिस्टलीन ठोस और अक्रिस्टलीन ठोस किसे कहते हैं। तो पहला हो गया आपका क्रिस्टलीन ठोस। क्रिस्टलीन ठोस। ठीक है, इसे इंग्लिश में जैसे कि अपन बोल सकते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड एंड एमॉर्फियस सॉलिड। ठीक है, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रायः पूछा जाता है कि किसे हम क्रिस्टलीन ठोस कहते हैं और किसे अक्रिस्टलीन ठोस कहते हैं। तो जो क्रिस्टलीन ठोस जो होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि इसमें क्रिस्टलीन ठोस में जो उसके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, ठीक है, उनकी एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है, उनकी एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था होती है।
क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, अर्थात उसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से एक नियमित रूप से एक रेगुलर मैनर में जो होते हैं वो उनका अरेंजमेंट होता है। जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो एमॉर्फियस सॉलिड या अक्रिस्टलिन ठोस में होता है। उसमें अवयवी कण जो होते हैं उनकी एक रेगुलर मैनर में उसकी व्यवस्था नहीं होती, वो इरेगुलर मैनर में जो है वो उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो पहला ये जो पॉइंट है कि जो क्रिस्टलिन ठोस होते हैं वो उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, जबकि एमॉर्फियस सॉलिड में जो होता है वो अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इरेगुलर मैनर में जो है उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घ परासी सिस्टम में इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, दीर्घ परासी व्यवस्था में इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये दीर्घ परासी व्यवस्था क्या होता है? तो दीर्घ परासी व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कण का जो क्रम होता है, ठीक है, मान लो कि वो अवयवी कण जो है ए बी सी क्रम में अरेंज है, तो वो क्रम जो है एक निश्चित अंतराल के बाद वो फिर से जो है वो रिपीट होता है। तो क्रिस्टलिन ठोस में क्या होता है, जैसे कि अवयवी कण ए बी सी इस क्रम में व्यवस्थित है, तो उसके पश्चात जो है वो क्रम पुनः जो है वो रिपीट होगा, तो वो फिर जो है ए बी सी ए बी सी ए बी सी इस प्रकार से जो है उसका जो है अरेंजमेंट होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वो दीर्घ परासी व्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज रेंज ऑर्डर में, वो है उनकी व्यवस्था होती है। जबकि इसके उलट ये जो अक्रिस्टलिन ठोस होता है वो लघु परासी व्यवस्था में अरेंज होते हैं। ठीक है, तीसरा जो बात है कि क्रिस्टलिन जो सॉलिड होता है उसकी ज्यामिति निश्चित होती है, उसका स्ट्रक्चर निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है उसकी ज्यामिति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। उसी प्रकार क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है उसका गलनांक जो है वो भी निश्चित होता है। ठीक है, मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई क्रिस्टल जो है वो पिघलना प्रारंभ होता है तो वो उसी टेम्परेचर पर जो है वो संपूर्ण का संपूर्ण जो क्रिस्टल है वो पिघल जाता है। लेकिन जो अक्रिस्टलिन जो ठोस होते हैं, एमॉर्फियस सॉलिड होते हैं, वो उनमें जो है वो जिस टेम्परेचर पर जो पिघलना चालू होता है तो वो उस रेंज पर जो है वो धीरे धीरे जो है वो पिघलना चालू हो करके जो है वो पिघलता रहता है। मतलब वो संपूर्ण ठोस जो है वो एक बार में पिघलता नहीं है। ठीक है, इसका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता, अर्थात ठोस तापक्रम के निश्चित परास में वो धीरे धीरे जो है वो द्रवित होता है। तो इस प्रकार जो है ये जो प्रश्न बहुत ही आईएमपी है कि क्रिस्टलिन ठोस और अक्रिस्टलिन ठोस किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि क्रिस्टलिन ठोस में जो पहला पॉइंट यही पढ़ा हमने कि इसमें जो होता है अवयवी कण, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, उसकी एक निश्चित क्रम में व्यवस्था होती है। और ये व्यवस्था जो होती है दीर्घ परासरी प्रकार की व्यवस्था होती है, जिसमें जो होता है एक निश्चित अंतराल के बाद वो जो क्रम जो है उसका रिपीटिशन होता है, वो पुनः जो है उसी क्रम में जो है अणु, परमाणु, आयन जो होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। इसे हम दीर्घ परासी व्यवस्था कहते हैं। जबकि एमॉर्फियस सॉलिड में जो होता है अणु, परमाणु, आयन जो अवयवी कण होते हैं उनका एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं होती, और वो जो होता है लघु परासी व्यवस्था के अंतर्गत जो है उनका अरेंजमेंट होता है। उसी प्रकार जो है दूसरा हमने पॉइंट देखा कि जो क्रिस्टलिन ठोस होते हैं उसका एक निश्चित ज्यामिति होता है, ज्यामिति संरचना होता है, उसका एक फिक्स्ड ज्यामिति जो है संरचना होता है। जबकि जो अमॉर्फियस जो सॉलिड होता है, अक्रिस्टलिन सॉलिड होता है, उसका एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमने तीसरा पॉइंट देखा कि जो इसके गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, शार्प होते हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड के जो गलनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प होते हैं, जबकि इसके जो होते हैं वो शार्प नहीं होते। वो जो होते हैं उसमें जो होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पे किसी भी टेम्परेचर पे, एक निश्चित टेम्परेचर पे जो है वो एमॉर्फियस सॉलिड जो है वो धीरे धीरे पिघलना चालू करता है, लेकिन कंप्लीटली जो है उसी टेम्परेचर पे वो नहीं पिघलता, वो धीरे धीरे पिघलता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें क्लेवेज गुण देखें, उसका क्लेवेज प्रॉपर्टी देखें, तो अगर हम चाकू से अगर क्रिस्टलिन सॉलिड को हम काटेंगे तो उसकी जो सतह जो है वो चिकनी और सपाट दिखती है। जबकि जस्ट इसका उल्टा क्या होता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड में जब हम उसको चाकू से काटेंगे तो उसकी सतहें जो है हमको चिकनी नहीं दिखेगी, खुरदरी दिखेगी और अनियमित दिखेगी। ठीक है, उसी प्रकार से जो होता है इसका प्रकृति की हम बात करें तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वो वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये जो होते हैं आभासी या छद्म ठोस के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ये इसके आने की पूरी संभावना है।
ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सॉलिड किसे कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि क्रिस्टलिन ठोस और अक्रिस्टलिन ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड जो होता है वो दो प्रकार का हो गया, क्रिस्टलिन ठोस और अक्रिस्टलिन ठोस। तो ये जो ठोस होता है, ये जो क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टलिन जो ठोस होते हैं, वो एक्चुअल में बनते किससे हैं? अगर हम किसी मकान के किसी एक दीवार की बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं कि वो दीवार जो है पूरा का पूरा ईंटे से मिलकर के बना हुआ है। उसी प्रकार जो है क्रिस्टल की एक संरचना होती है। क्रिस्टल में छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल जो होता है छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं या एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। जब ये ईंट रूपी एकक सेल आपस में जुड़ते जाते हैं तो क्रिस्टल लैटिक्स का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल ठोस बनता कैसे। तो क्रिस्टल ठोस कैसे बनता है, अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड बनता कैसे। तो क्रिस्टलिन सॉलिड जो है कैसे बनता है, तो क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं एकक कोशिका या इकाई सेल, इकाई सेल। ठीक है, ये जब इकाई सेल जो है, जब इकाई सेल का त्रिविम में व्यवस्था होता है, 3 डायमेंशन में हम जब इकाई सेल को जो है उसको अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, तो एक जालक तैयार होता है, एक लैटिक्स तैयार होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिक्स। ठीक है, तो यूनिट सेल से क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिक्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये यूनिट सेल क्या है, एक ईंट है। हम क्या समझ सकते हैं कि एक ईंट है, और ये क्रिस्टल जालक क्या है, उस ईंट से बना हुआ पूरा एक कंप्लीट दीवार। ठीक है, एक दीवार है, पूरा एक दीवार है। तो उसी प्रकार जो है क्रिस्टल की संरचना होती है। क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल में एक क्रिस्टल जालक होता है। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन एक बिंदु के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। उस बिंदु को बोलते हैं जालक बिंदु बोलते हैं, और उसकी व्यवस्था जो होती है वो त्रिविम में होती है। ठीक है, और क्रिस्टल जालक में जो होता है, क्रिस्टल जालक जो होता है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम इकाई सेल या यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा 12वीं में आता है कि व्हाट इज यूनिट सेल, इकाई सेल या एकक कोशिका किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर देंगे कि किसी क्रिस्टल जालक का सबसे सूक्ष्मतम रूप जिससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम जो है इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे एमपी प्रश्न था। हमने दूसरे नंबर का मोस्ट एमपी प्रश्न देखा कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था क्रिस्टलिन ठोस और एमॉर्फियस जो ठोस होता है उसमें क्या अंतर होता है। ये भी बहुत ही एमपी प्रश्न था। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल के प्रकार की, इकाई सेल के प्रकार की। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल, ठीक है, तो जो एकक इकाई सेल होता है, जिसको हम एकक कोशिका भी कहते हैं, या इकाई सेल, एकक कोशिका या इकाई सेल भी कहते हैं, के प्रकार के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न भी आईएमपी है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो एकक सेल जो है अवयवी कणों का यूनिट सेल या इकाई सेल में व्यवस्था के आधार पर इन्हें मेनली जो है 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है सरल घनीय सेल, सरल घनीय सेल। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है अंतः केंद्रित सेल। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है फलक केंद्रित इकाई सेल या सेल। ठीक है,
तो इसको हम बोलते हैं सरल घनीय सेल। तो सरल घनीय सेल किसे कहते हैं, अंतः केंद्रित घनीय सेल किसे कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय सेल किसे कहते हैं। तो ये 12वीं का मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसमें से कोई भी प्रश्न जो है, एक प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है कि अंतः केंद्रित घनीय सेल या अंतः केंद्रित सेल किसे कहते हैं, या फलक केंद्रित घनीय सेल, कई बार पूछा गया है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सरल घनीय सेल के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में मेनली जो है, हालांकि अलग अलग पुस्तक में अलग अलग तरीके से जो है उसको और सब कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन जो मेनली जो बोर्ड में पूछा जाता है वो आपका 3 प्रकार का है। तो पहला जो है हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सरल घनीय सेल, सरल घनीय एकक सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक एकक सेल इस प्रकार का एकक सेल होता है जिसमें अणु परमाणु आयन, ठीक है, घन के कोनों पर स्थित होते हैं, केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो सरल घनीय एकक सेल किसे कहते हैं, सरल घनीय एकक सेल वह एकक सेल होता है जिसमें अवयवी कण, अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, वो जो होता है घन के कोनों पर स्थित होता है। सपोज हम इसको जो है, हालांकि ये तो जो है क्यूब नहीं है, ये तो आयत है, रेक्टेंगल है, लेकिन फिर भी इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो ये अगर मान लो कि इसको हम क्यूब माने, तो घन के कोनों पर, तो ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये, तो टोटल इसमें 8 कोने हैं, ठीक है। तो सरल घनीय सेल किसे कहते हैं, सरल घनीय सेल में अणु परमाणु आयन जो होते हैं घन के कोनों पर स्थित होते हैं, ठीक है। जबकि इसका जस्ट उल्टा, आप थोड़ा ध्यान देंगे, उल्टा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो दूसरा जो भाग है, जिसे मैंने बोला था अंतः केंद्रित घनीय सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड, सॉरी फेस सेंटर्ड नहीं, इसको बोलते हैं आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की यूनिट सेल में, देखिए यूनिट सेल बनाने का आप का अभ्यास करें, इस तरीके से हम एक यूनिट सेल बना सकते हैं, ये इस तरीके से हम यूनिट सेल जो है बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अंतः केंद्रित घनीय सेल। तो अंतः केंद्रित घनीय सेल किसे कहते हैं, जिसमें घन के कोनों में अणु परमाणु आयन तो होते हैं, ये कोने जो है उसमें अणु परमाणु आयन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो होते हैं, लेकिन साथ में घन के बीच में सेंटर में जो है एक और अवयवी कण पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है अंतः केंद्रित, मतलब केंद्र में, बॉडी सेंटर, बॉडी के बीचों बीच एक अवयवी कण अलग से पाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले और इस वाले में क्या अंतर है। पहला वाला जो था सरल घनीय सेल में क्या था, केवल कोनों पे थे, मतलब जो अणु परमाणु आयन जो है वो कोनों पर व्यवस्थित थे, लेकिन अंतः केंद्रित घनीय सेल में जो है अणु परमाणु आयन ना केवल कोनों पर है, अपितु जो है बॉडी सेंटर, मतलब उस यूनिट सेल के बीचों बीच में भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस और ये प्रश्न आता है कि व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रित घनीय सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा और लास्ट है बेटा, ये जो सबसे आईएमपी है और ये पूछा जाता है, तीसरा है अपना फलक केंद्रित घनीय सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल। इसकी भी आप तैयारी रखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड, ठीक है, यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो इस यूनिट सेल में क्या होता है कि कोनों पर तो होता है, कोनों पर जो है अवयवी कणों की व्यवस्था तो होती है, लेकिन साथ में इनके फलक में भी, फलक जिसको फेस बोलते हैं, उन पर में उनके मध्य में भी जो है अवयवी कण पाए जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि फलक किसे कहते हैं। जिस प्रकार से जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये डस्टर है, तो डस्टर में ये कोने, तो इसको बोलेंगे कोने, आप समझ पा रहे हैं, कोना तो सरल होता है, लेकिन फलक किसको बोलेंगे कि ये जो है इसका जो है फेस, फलक। तो ये 1 फलक है, ये 2 फलक है, ये 3 फलक है, 4 फलक है,
5, 6, इस तरीके से जो है टोटल आप बता पाएंगे क्या कि कितने फलक हैं? देखिए इसमें ये एक चाक का डब्बा है तो इसमें कितने फलक हैं? 1, ये पूरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के डब्बे में 6 फलक होते हैं। तो ये जो 6 फलक जो है ये यहाँ पे है, तो इसमें जो है 6 अणु परमाणु आयन या अवयवी कण जो होते हैं वो उनके फलक के बीचों बीच पाए जाते हैं। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक पीछे वाले में, एक यहाँ, और एक सामने वाले में हो गया, एक नीचे वाले में। तो इस तरीके से फलक में पाए जाते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, हमने अभी तक जो है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। पहला जो था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमॉर्फियस सॉलिड, क्रिस्टलिन ठोस और अक्रिस्टलिन ठोस में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। तीसरा क्रिस्टलिन जो है क्रिस्टल लैटिक्स जो है क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। और चौथा हमारा एमपी प्रश्न चल रहा था यूनिट सेल के प्रकार, इकाई सेल के या एकक कोशिका के प्रकार। तो मेनली जो होते हैं एकक कोशिका जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल घनीय सेल, दूसरा होता है अंतः केंद्रित घनीय सेल, और तीसरा जो होता है आपका फलक केंद्रित घनीय सेल या इकाई सेल भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है सिंपल यूनिट सेल के जो होते हैं वो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है तो आप जो है हेलो बागबारा, हमर बागबारा के मोबाइल नंबर पे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमसे जो है आप हमारा नंबर भी ले सकते हैं, और हमसे जो है फ़ोन के माध्यम से आप जो है अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये हमारा टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये खत्म होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं कोनों पर, फलक पे और बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित यूनिट सेल में जो केंद्र पर होते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने अवयवी कण होते हैं उनका हम जो है कैलकुलेशन कर सकें, उसकी गणना कर सकें। ये भी प्रश्न आता है, और ये जो है इस पार्ट के कुछ मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये जो है ये बहुत ही एमपी मतलब कॉन्सेप्ट है कि यूनिट सेल में एक्चुअल में कितने अवयवी कण होते हैं, इसको हम उसकी हम गणना कर सकें। तो पहला जरा देखें, पहला हमारा जो यूनिट सेल था वो क्या था, सरल घनीय इकाई सेल। ठीक है, तो इसमें जो है कणों की, अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इसकी परिभाषा बताएं। आप मन में सोचे कि हमने आपको क्या बताया था परिभाषा। तो हमने आपको बताया था कि ये एक घन होता है, उस घन के कोनों पर अवयवी कण किसे कहते हैं, जिससे कि वो क्रिस्टल बना हुआ है। हो सकता है वो परमाणु से बना हो सकता है वो अणु से बना हो सकता है वो आयन से बना हो। ठीक है, तो उसे अवयवी कण कहते हैं। तो सरल घनी इकाई सेल किसे कहते हैं, जिसमें घन के कोनों पर अणु, परमाणु, आयन होते हैं। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस इकाई सेल में, इस यूनिट सेल में कितने अणु, परमाणु, आयन हैं, तो आप मुझसे बताएंगे कि ये 8 अणु, परमाणु, आयन है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था में हर एक अणु, परमाणु, आयन, कोनों पर स्थित हर एक अणु, परमाणु, आयन अपने नजदीकी अन्य 7 और इस स्वयं को मिला दे तो 8 इकाई सेल में जो है अपना हिस्सा रखता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक माचिस का डब्बा है ना, एक माचिस का डब्बा है और उसके कोने में एक अणु, परमाणु, आयन है। ठीक है, आप 10 रुपए का माचिस का डब्बा जो आता है बड़ा सा, आप खरीदने जाते हैं तो उस माचिस के डब्बे में जो होते हैं छोटे छोटे माचिस अरेंज होते हैं। ठीक है, वो छोटा छोटा माचिस क्या है ना, जो जिसको हम 1 रुपए में या 2 रुपए में बाजार से लाते हैं, वो एक छोटा सा माचिस क्या है, यूनिट सेल है, इकाई सेल है, एकक कोशिका है। लेकिन जब हम उस माचिस के छोटे छोटे डब्बे को अरेंज करते हैं तो पूरा 10 रुपए का पैकेट बनता है। तो वो क्या है, वो एक क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिक्स होता है। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो आपका यूनिट सेल जो होता है, एक यूनिट सेल के कोने पर अगर अणु, परमाणु, आयन है, तो ये अणु, परमाणु, आयन केवल इस यूनिट सेल का नहीं है, ये जो है इसके ऊपर वाले यूनिट सेल के लिए भी है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा ऊपर वाला जो यूनिट सेल है, एकक सेल, उसके लिए भी
इसका कुछ हिस्सा उसके पास चला जाएगा, इसका कुछ हिस्सा इसके बाजू में जो यूनिट सेल है उसके पास चला जाएगा, इसका कुछ हिस्सा इसके बाजू में और इसके बाजू में। तो इस तरीके से जो है एक अणु परमाणु आयन टोटल जो है 8 इकाई सेल में जो है उसका हिस्सा जो है उसका कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस यूनिट सेल के पास आप देख तो रहे हैं कि 8 अवयवी कण है, लेकिन एक्चुअल में अवयवी कण 8 इसके पास नहीं है। केवल इस अवयवी कण का 1/8वां हिस्सा इसके पास में, इस एक अवयवी कण अणु परमाणु आयन का 1/8वां हिस्सा केवल इसके पास में। तो इसका 1/8वां हिस्सा, 1/8वां हिस्सा इसका 1/8वां, इसका 1/8वां, तो ये आठों का 1/8वां हिस्सा इसके पास है। तो 8 है अवयवी कण और हर एक अवयवी कण का 1/8वां हिस्सा इसके पास है। तो टोटल इस यूनिट सेल के पास कितना अवयवी कण है? तो आप देखेंगे कि ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8 एक कम 8, तो 1 एक कम 1, तो इस तरीके से 1। तो आप देख पा रहे हैं कि इस यूनिट सेल में केवल एक अवयवी कण है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि एकक सेल जो कि सरल घनीय एकक सेल होता है, अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल होता है और फेस सेंटर्ड घनीय एकक सेल होता है, उसमें अवयवी कणों की आप गणना करें तो आप देखेंगे कि सरल घनी इकाई सेल में कितने कण हैं? केवल एक कण है। आपको दिखने के लिए ये 8 दिख रहे हैं, लेकिन ये 8 केवल इसी का नहीं है, ये आजू बाजू की इकाई सेल से भी इसकी शेयरिंग हुई है, उसके 1/8वें हिस्से की शेयरिंग हुई है। तो कितने से शेयरिंग हुई है? टोटल एक अवयवी कण 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 8 है, आठों का 1/8वां हिस्सा जो है दूसरे में बटा हुआ है ना, 1/8वां हिस्सा केवल इसी के पास में है। इसलिए इस तरीके से हम जो है इसके कणों की गणना करेंगे। चलिए, अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे जो है बाद में और पूछ सकते हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो है हमने पढ़ा था, अंतः केंद्रित घनीय सेल। घनीय अंतः केंद्रित इकाई सेल या एकक कोशिका या यूनिट सेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर नाम से ही पता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है घन के कोनों पर तो होता ही है, तो घन के कोनों पर आपका अवयवी कण तो उपस्थित है ही, अणु परमाणु आयन तो उपस्थित है, लेकिन साथ में जो होता है बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के बीचों बीच में भी एक अणु परमाणु आयन उपस्थित होता है। तो इसे ही हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं और ये बताएं कि इस अंतः केंद्रित इकाई सेल के पास कितने कण उपस्थित हैं। ठीक है, इसके अवयवी कणों की हमको गणना करनी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर कोनों पर होता है तो केवल उसका 1/8वां हिस्सा उसके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोनों पर कितना है? 8 है। ठीक है, और 8 का केवल 1/8वां हिस्सा इस इकाई सेल के पास में है। ठीक, प्लस बीच में जो है एक यूनिट सेल है, तो बीच में जो अवयवी पार्टिकल है, ठीक है, वो केवल किसका है? इसी यूनिट सेल का है। अब मैं आपको उदाहरण दे करके समझाऊंगा कि मान लो कि ये चाक का डब्बा जो है एक इकाई सेल है। ठीक है, अब इसके बीच में एक अवयवी कण है, तो बीच में मैं ये डाल दिया, तो क्या ये किसी दूसरे यूनिट सेल में बटेगा? क्या नहीं बटेगा। ये अवयवी कण जो है केवल इसी यूनिट सेल का है, इसी इकाई सेल का है। इसीलिए जो है अगर इसके बीच में केंद्र में एक अवयवी कण है तो वो केवल इसी का होगा। तो इसलिए जो है हम अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है उसमें कणों की संख्या की गणना कर रहे हैं। तो बॉडी सेंटर्ड है इसलिए बीच में एक है, तो टोटल कितने कण हो गए? अब इसमें जरा देखें आप, तो इसमें कोनों पर है तो 8 एक कम 8, 1 एक कम 1 और प्लस 1 = 2। तो आप देख पा रहे हैं कि अंतः केंद्रित इकाई सेल जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है उसमें कणों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, अब तीसरा जो है, तो इस प्रकार से कणों की संख्या की गणना, अवयवी कणों की संख्या की गणना जो है कैलकुलेशन करना कभी कभी पूछता है, और आईएमपी और इससे जो है कई प्रकार के जो घनत्व की गणना, क्रिस्टल के घनत्व की गणना और अन्य प्रकार के जो कैलकुलेशन
करने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमको उसको बनाने में हमारी मदद होती है। ठीक है, तीसरा और लास्ट जो है हम देखेंगे फेस सेंटर। यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? फलक केंद्रित घनीय सेल। ठीक है, तो फलक केंद्रीय घनीय सेल में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो घन होता है, ठीक है, जो घन होता है उसके कोनों पर तो होता है, अणु परमाणु आयन उनकी व्यवस्था कोनों पर तो होती है, लेकिन साथ में फलक पर भी होता है, फलक पर भी होता है। तो इसकी 6 फलक हैं, तो 6 फलक पर होता है। तो चलो अवयवी कणों की गणना करें। कोनों पर होता है, अगर जितने अवयवी कण कोनों पर है तो उसका केवल 1/8वां हिस्सा उसी का होता है। तो 8 कोनों पर है, तो 8 कोनों पर है तो उसका 1/8वां हिस्सा, ठीक है, इसी यूनिट सेल के पास में है। प्लस फलक पे कितने हैं? +6। ठीक है, तो 6 जो है फलक पर जो होता है उसका केवल 1/1/2, जो 1/2 मतलब आधा हिस्सा जो है उस यूनिट सेल के पास होता है। इसको मैं समझाना चाहूंगा कि सपोज ये हमारा जो है यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल के फलक में, तो मान लो चलो कि ये अवयवी कण है, तो अवयवी कण ये फलक है, इस फलक में मैंने डाल दिया। ये फलक में जो है मैंने, आप कल्पना करें कि ये मैंने फलक में ऊपर से इस तरीके से अवयवी कण डाल दिया। ये चौक हमारा अवयवी कण है, ये डाल दिया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कि ये जो अवयवी कण है ये किसके किसके पास में है? तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे, देख पा रहे हैं कि ये जो चौक का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल के पास में है और आधा हिस्सा इसके ऊपर में जो ईंट जमेगा उसके पास में है, क्योंकि ये जो आधा हिस्सा उसके पास में रहेगा और ये आधा, इसका आधा हिस्सा इसके खुद के पास में है। तो याद रखें आप कि फलक में जो अवयवी कण होता है उसका 1/2 हिस्सा जो होता है, मतलब आधा हिस्सा जो होता है उसी यूनिट सेल के पास में होता है। तो चूंकि ये फलक में जो है 6 है, तो 6 का जो है आधा हिस्सा जो है इसी के पास में है। तो अब जब हम गणना करते हैं, 8 1 कम 8, 1 1 कम 1, प्लस 2 3 6 और 3 1 कम 3, तो इस तरीके से जो है 4 अवयवी कण जो है इस यूनिट सेल के पास में उपस्थित है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो है हमने कुल मिलाकर के परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों की हमने तैयारी करी है जो कि इकाई 1 से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हमने देखा क्रिस्टलीन ठोस और ठोस ठीक है। दूसरा हमने देखा क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जालक किसे कहते हैं, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, पूछता है। इकाई सेल या इसको हिंदी में एक और नाम है एकक कोशिका किसे कहते हैं। और चौथा हमने पढ़ा इकाई सेल या एकक कोशिका में अवयवी कणों की एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना। ठीक है बेटा, तो ये जो है आप सभी छात्र ध्यान देंगे कि ये जो एक ऐसा प्रश्न है कि हो सकता है कि आप इस साल 12वीं की परीक्षा में बैठे और इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन जो है आपके प्रश्न पत्र पर आपको सामने में दिखे। ठीक है, और अगर आप जहाँ तक बात करेंगे तो इसमें 2 प्रश्न मेरे हिसाब से तो बहुत ही आईएमपी है। पहला क्रिस्टलीन ठोस और अक्रिस्टलीन ठोस में अंतर, और दूसरा इकाई सेल या एकक कोशिका किसे कहते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं।